हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम मेरिट। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट की पार्ट 1 वीडियो में हमने कवर किया है कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं और कौन से सेक्शंस हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट को कवर करते हैं। लेकिन इन एडिशन टू द टाइप्स ऑफ क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, a claim can also be made on the basis of quantum merit। अब क्वांटम मेरिट क्या होता है और कौन कौन से कंडीशंस हैं जिसमें हम क्वांटम मेरिट का बेनिफिट ले सकते हैं, तो ये हम आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले क्वांटम मेरिट कहते किसको है? क्वांटम का मीनिंग होता है क्वांटिटी और मेरिट का मीनिंग है वर्क डन। तो क्वांटम मेरिट का क्या मीनिंग है? ये एक लैटिन वर्ड है क्वांटम मेरिट, जिसका मीनिंग है व्हाट वन हैज अर्नड और एज मच एज ही हैज अर्नड अकॉर्डिंग टू दी क्वालिटी ऑफ वर्क डन। कि जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें हमने क्या स्टडी किया है? जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है कि जो एग्रीव्ड पार्टी है दे कैन क्लेम फॉर द डैमेजेस। लेकिन जो क्वांटम मेरिट है ये वो सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें अदर पार्टी जिसने कुछ काम किया है, जितना पार्ट ऑफ द वर्क ही हैज कंप्लीटेड, उसके हिसाब से उसको क्या कंपेंसेशन मिलनी चाहिए या वो किस कंपेंसेशन के लिए रिक्वेस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड क्वांटम मेरिट। अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ वर्क डन, व्हाट ही हैज अर्नड, ही हैज द राइट टू रिसीव दैट अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन। तो डिफरेंट सिचुएशंस हैं जिन सिचुएशंस के हिसाब से क्वांटम मेरिट लागू होता है। पहला है इन केस ऑफ वॉइड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दैट हैज बिकम वॉइड। जब एग्रीमेंट की गई तभी वो वॉइड थी, या कोई कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइड हो गया, तो उस केस में क्वांटम मेरिट का रूल लागू होगा। सपोज एक्स और वाई दो पर्सन्स हैं। एक्स ने वाई को एक हॉर्स सेल किया और जब ये एग्रीमेंट हुई तब एक्स और वाई दोनों में से किसी को भी पता नहीं था कि जिस हॉर्स की हम एग्रीमेंट कर रहे हैं सेल करने की, तो वो हॉर्स जो है दैट हॉर्स इज डेड। ये पता नहीं, तो क्योंकि जब एग्रीमेंट की गई तभी ये एग्रीमेंट वॉइड थी, तो इसमें क्वांटम मेरिट का रूल लागू होगा। या कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो हॉर्स डेड हो जाता है तब भी क्वांटम मेरिट का रूल लागू होगा। दोनों में से किसी की भी गलती नहीं है कि जो घोड़ा था दैट वाज डेड। तो अब जब एग्रीमेंट हुआ, एक्स को वाई ने अगर 25,000 रुपीज दिए हैं एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तब जो वाई है एक्स को कह सकता है भाई जो घोड़ा आपने मुझे देना था वो घोड़ा तो पहले ही डेड था, तो ये एग्रीमेंट ही हमारी वॉइड थी, इसलिए जो मेरे पैसे हैं वो रिटर्न कर दिए जाए। तो ये कॉन्ट्रैक्ट है क्वांटम मेरिट। सेकंड सिचुएशन है इन केस ऑफ नॉन ग्रेट्यूशियस एक्ट। नॉन ग्रेट्यूशियस एक्ट क्या होता है? नॉट फॉर फ्री, मतलब जो एक्ट की गई है वो फ्री में एक्ट नहीं की गई है, दैट इज कॉल्ड नॉन ग्रेट्यूशियस एक्ट। सपोज ए ने सी को लैपटॉप डिलीवर करना था फॉर फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ सम क्लाइंट्स, लेकिन ए सी की जगह बी को डिलीवर कर देता है अपना लैपटॉप, और जो बी है उससे रिटर्न्स फाइल्स करके क्लाइंट से इनकम अर्न कर ले। तो ये क्योंकि ए ने तो सी को देना था, बाई चांस डिलीवर हो गया बी को, तो इसने जो बी को डिलीवर किया कोई नॉन ग्रेट्यूशियस एक्ट नहीं थी। तो अब जो बी ने जो भी इसमें से इनकम अर्न की है, दैट इनकम ही हैज टू रिटर्न टू ए because he has used his laptop for earning that income। ये मेरिट क्वांटम की सिचुएशन है। थर्ड है इन केस ऑफ एक्ट प्रिवेंटिंग द कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इन केस ऑफ एक्ट प्रिवेंटिंग द कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या है? एग्जाम्पल से समझते हैं कि ए और बी दो पर्सन्स हैं। ए राइटर है और जो बी है इसकी एक मैगजीन छपती है। बी ने ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप मेरी मैगजीन के लिए हर महीने 1 आर्टिकल लिखो और मैं उसके बदले में आपको 1,000 रुपीज दूंगा हर महीने। तो 2 महीने, और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है फॉर 12 मंथ्स ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि पूरा साल आपने हर महीने आपने मेरे मैगजीन के लिए एक आर्टिकल लिखना है और हर महीने में 1,000 रुपीज आपको दिया करूंगा। लेकिन अब 3 महीनों के बाद जो बी की मैगजीन थी इसकी सर्कुलेशन बंद होगी,
तो उसने ए से कहा कि अब मुझे आपके आर्टिकल्स की जरूरत नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो 12 महीने का था। तो अब बी की भी कोई गलती नहीं है, उसकी मैगजीन ही बंद होगी, तब उसने क्या करने हैं आर्टिकल। तो ए कहता है कि ठीक है, अब मैंने 3 महीनों के लिए जो है मैंने 3 आर्टिकल्स आपके मैगजीन के लिए थे, तो इसलिए 3000 रुपीज जो है वो आप मुझे दे दो। ये उसका हक बनता है। एंड बी शुड गिव द राइटर ए 3000 रुपीज, क्योंकि ये क्या है, वॉट ही हैज अर्नड। क्वांटम मेरिट का रूल हो गया, वॉट ही हैज अर्नड अकॉर्डिंग टू दी वर्क डन। इसमें एक और कंडीशन भी बनती है कि 3 महीनों के 3 आर्टिकल उसने सबमिट करवा दिए थे, लेकिन अगर 4th मंथ जो है उसके लिए उसने आर्टिकल जो है लिखा है थोड़ा सा, और उसमें एक्सपेंसेस भी उसने किए हैं, कहीं कोई मैगजीन परचेज किया है फॉर रेफरेंस, या कोई ऑनलाइन मटेरियल परचेज किया है, कोई भी खर्चा उसने किया है उस आर्टिकल को लिखने के लिए, तो वो सपोज 500 रुपीज है, तो वो उसके लिए भी क्लेम कर सकता है फ्रॉम बी, क्योंकि ये आर्टिकल उसके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से लिखा था। तो अगर 500 रुपया उसका एक्सपेंस है, तो 500 बी विल हैव टू पे टू। नेक्स्ट है इन केस ऑफ डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट। डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट कैन बी डिवाइडेड इन पार्ट्स। इसमें हम एक पहला एग्जांपल स्टडी करते हैं कि सपोज ए जो है वो टेनेंट है, किराएदार है, और जो बी है वो मकान मालिक है। तो ए ने बी से 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया उसका घर किराए पे लेने की। तो अभी ए ने जो घर लिया था वो उसने मई महीने में वो घर किराए पर लिया। तो जैसे ही जुलाई मंथ आया, तो वो जो घर था उसकी छत लीक होने लग गई। तो अब जो ए कहता है कि आपका जो घर है ये मेरे रहने के काबिल नहीं है, तो अब मैं ये घर खाली करना चाहता हूँ, मैं अब आपके घर पर किराए पे नहीं रहूंगा। तो इस केस में अब जो बी कहता है कि ठीक है, आपने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन आप मई और जून जो है 2 महीने तो रहे हो, तो कम से कम 2 महीने का रेंट तो मुझे दो। तो अब जो है बी के पास ये राइट है अकॉर्डिंग टू द डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये जो 12 महीने का किराया था, अगर ये 5000 पर मंथ था, तो उसने उसको 12 महीने के हिसाब से 60,000 रुपीज देना था। तो अब भी कहता है कि ठीक है, 2 महीने का किराया जो मेरा 10,000 रुपया बनता है, तो कम से कम मुझे 10,000 रुपीज तो दो। तो ये क्या है, क्वांटम मेरिट का केस है। सेकंड एग्जांपल हम एक और कर सकते हैं। सपोज ए और बी दो पर्सन्स हैं। ए जो है बी से टिफिन लगवाता है फॉर मील्स। टिफिन जो है उसका जो चार्जेस हैं 300 पर मंथ, लेकिन जैसे ही ए जो है बी के मील्स खाता है फॉर 15 डेज, तो वो कहता है कि मुझे आपका खाना सूट नहीं कर रहा, मुझे हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर सकता। तब जो बी है वो कहता है कि ठीक है, आपने 300 पर मंथ के लिए टिफिन लगवाया था और आपने 15 दिन तो मेरा खाना खाया है, तो इसलिए आप मुझे 15 दिन का जो है चार्जेस पे कर दो। और ये उसका हक बनता है, ही कैन डिमांड दैट मनी फ्रॉम ए। दिस इज ऑल्सो केस ऑफ डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट। 15 दिन के जो चार्जेस हैं वो बी ए से क्लेम कर सकता है, क्योंकि 300 जो था पर मंथ था, तो 30 डेज के हिसाब से उसका हर रोज 10 रुपए का टिफिन बनता था, तो 15 दिन के हिसाब से 150 रुपया जो है वो बी क्लेम कर सकता है फ्रॉम ए फॉर द टिफिन। नेक्स्ट है इन केस ऑफ इनडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट। ये तो था डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट की जो है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में था रेंट था वो 12 महीने का है, तो अगर 2 महीने रहा है तो 2 महीने के हिसाब से क्लेम किया जा सकता है। टिफिन है उसके भी डेज के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं हम चार्जेस, और उस हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो इनडिविजिबल हो, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो उसमें भी क्वांटम मेरिट का रूल लागू होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज ए एक स्टूडेंट है और बी एक टाइपिस्ट है। जो ए है इसने अपना थीसिस टाइप करने के लिए बी को दिया, और बी ने उस थीसिस को कंप्लीटली टाइप कर दिया। लेकिन जब ए ने उस थीसिस को देखा तो उसने कहा कि नहीं, ये तो आपने सारा आगे पीछे पेजेस कर दिए हैं, तो ये मेरे अकॉर्डिंग टू माय डिमांड नहीं है। तो क्योंकि थीसिस तो टाइप हो चुका है, ए क्या करता है कि जो थीसिस की जो अमाउंट टाइपिस्ट ने मांगा था, उसने मांगा था 10,000 रुपीज पूरे थीसिस का। लेकिन क्योंकि जो थीसिस था अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द ए जो नहीं थी, तो ए ने क्या किया,
कि 2000 रुपीज किसी और टाइपिस्ट को देके उसको पूरी सेटिंग करा ली अकॉर्डिंग टू दी नीड। तो अब जो है, क्योंकि जो बी है वो क्या कहता है कि मैंने तो पूरा काम किया है, तो ठीक है आपने 2000 रुपीज जो है किसी और को दिए हैं, तो 2000 आपका एक्सपेंसेस आ गए, तो 2000 में 10,000 से 2000 लेस करके कम से कम 8000 रुपीज तो मुझे दो। तो ये केस क्या है, इनडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट का केस है। तो मैंने कम से कम केस है, क्योंकि उसने कहा ठीक है मैंने 10,000 के हिसाब से काम नहीं किया, मैंने कम से कम 8000 तक का तो आपका काम कर दिया है, तो फिर 8000 का जो क्लेम है या डिमांड है बी ए से कर सकता है फॉर गेटिंग द रेमुनरेशन, या काम का जो चार्जेस हैं वो उससे क्लेम कर सकते हैं। ये थे केसेस ऑफ क्वांटम मेरिट। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।